गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर परिमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ पेपर के अंतर्गत सामूहिक संप्रेषण के दोष की स्टडी करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने सामूहिक संप्रेषण किया है और उसके गुण के बारे में स्टडी किया है। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। नाउ सामूहिक संप्रेषण के दोष। तो सामूहिक संप्रेषण के बेनिफिट्स के साथ साथ उसकी कई दोष भी है। इसमें सबसे पहला दोष है कि यह अमनोवैज्ञानिक है या विधि है, क्योंकि इसके माध्यम से जब हम संप्रेषण करते हैं तो यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। इस प्रकार से यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इतने सारे जन समूह में या कक्षा कक्ष की अगर हम बात करें तो उस कक्षा कक्ष के अंतर्गत एक शिक्षक अपने कंटेंट को डिलीवर करता है। अब किस बच्चे को कितना आया, उसकी क्या योग्यता है, क्षमताएं हैं, उसका रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इन सब का ध्यान इस विधि में नहीं रखा जाता। इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। सेकेंड इसका जो पॉइंट है वह है इसमें यह कक्षा केंद्रित विधि है। जबकि वर्तमान समय में बाल केंद्रित विधि पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो इस विधि पर ज्यादा बल दिया जाता है, लेकिन जब हम सामूहिक संप्रेषण की बात करते हैं तो केवल जो विशाल जन समूह है या हमारा कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं केवल उन्हीं को ध्यान में रख करके उसमें टीचिंग कराई जाती है, या हमारी जो भी सूचनाएं हैं, तथ्य है, भावनाएं हैं, विचार है, उनको संप्रेषित किया जाता है। जबकि वर्तमान समय के अंतर्गत जो आवश्यकता है एक कक्षा शिक्षण के अंतर्गत, वो बाल केंद्रित यानी बालकों को सेंटर मान करके शिक्षण कराया जाना चाहिए। जबकि इस सामूहिक संप्रेषण में इस बात की उपेक्षा की जाती है। थर्ड इसके अंतर्गत आता है कि इसमें समय सारणी यानी हमारा टाइम टेबल, तो समय सारणी के अनुसार शिक्षक एवं छात्र या विद्यार्थी एक संकुचित क्षेत्र में बंध जाते हैं। यानी इस विधि में जो है समय सारणी फिक्स की जाती है। उस समय सारणी के अनुसार ही प्रत्येक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो जिस भी क्लास में
बच्चे पढ़ते हैं उसके अपने विषय अनुसार उस क्लास में जाते हैं और सामूहिक संप्रेषण करते हैं, यानी जो भी कंटेंट उन्हें पढ़ाना है उसको पढ़ाते हैं। और पर्टिकुलर उससे पढ़ाने का एक फिक्स टाइमिंग, चाहे 30 मिनट्स है चाहे 40 मिनट्स है, वो दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये संकुचित क्षेत्र में शिक्षक और छात्र दोनों को बांध देती है। इससे क्या होता है कि शिक्षक का जो लक्ष्य होता है, यानी टीचर में लिख देती हूँ, टीचर का जो उद्देश्य है केवल पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूर्ण कराना ही उद्देश्य होता है। और इसमें जो है बालकों के, यानी ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक लिमिटेड टाइम के अंदर केवल शिक्षक भी क्या करे, फिर केवल करिकुलम है उसे पूर्ण कराने पर ही फोकस करता है। नेक्स्ट, इस विधि का जो अवगुण है या दोष है, इसमें शिक्षक एवं छात्र के मध्य संपर्क नहीं रहता, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्लास में जिसमें 80-60 स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हो और स्टडी करते हो, तो उस क्लास के अंदर टीचर इंडिविजुअल रूप से बच्चे पर ध्यान नहीं देता और यहाँ तक कि अपने लिमिटेड टाइम में क्लास में गए और अपना कोर्स पूरा कराया और बच्चे ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है उसको संपर्क करके उसकी कठिनाइयों का, उसका समस्याओं का समाधान भी शिक्षक नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षक और छात्र के मध्य कोई आपस में बॉन्डिंग भी नहीं होती, ना कोई इसमें संपर्क होता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत जो इसकी कमी है, इसमें छात्र की व्यक्तिगत कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, वो उन्हें पर्टिकुलर किस टॉपिक पर क्या समस्याएं आ रही है, शिक्षक उस पर ध्यान नहीं देता और उनकी कठिनाइयों को भी दूर नहीं कर पाता, क्योंकि सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों को एक साथ कंटेंट पढ़ाया जाता है, तो किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है ये ध्यान देना इतने बड़े क्लास के अंदर भी एक तरह से शिक्षक का केवल कंटेंट पूरा कराने पर ही फोकस रहता है। पर्टिकुलर बच्चे की क्या कठिनाई है, क्या समस्या है, इस पर शिक्षक ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि समय अवधि भी इतनी कम होती है कि 30 मिनट में वो बच्चे की समस्याओं का समाधान करे या फिर अपना कोर्स पूरा करे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है, इसमें शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि जब शिक्षक का काम ही केवल अपने लिमिटेड टाइम के अंदर कंटेंट को पढ़ाना है, तो उसमें शिक्षक ही डोमिनेट होता है, शिक्षक का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते, वो केवल शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए भी निष्क्रिय होते हैं क्योंकि स्टूडेंट को क्या है, कार्य के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही शिक्षक प्रदान करता है। उन्हें प्रायोगिक या जो क्रियात्मक कार्य है उन पर भी शिक्षक ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस प्रकार से कार्य के अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होने के कारण छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता के अंतर्गत आते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए
ये विधि जो है सभी विद्यार्थियों हेतु एक विधि द्वारा शिक्षण अनुपयोगी है। यानी इस विधि के अंतर्गत जो है एक ही विधि का प्रयोग करके इतने बड़े क्लास के अंदर जहाँ 50, 60, 70 की संख्या में स्टूडेंट अवेलेबल है, उन सभी के लिए एक ही विधि अप्लाई करके हमारे कंटेंट को पढ़ाया जाता है। जबकि क्लास के अंदर प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ उसके अंतर्गत कुछ विशेष आवश्यकता वाले बालक भी होते हैं जो विकलांग होते हैं। साथ ही औसत स्तर के बच्चे भी सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। तो जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं इतनी एग्जिस्ट करती हैं तो उस क्लास में केवल एक ही विधि के द्वारा हम शिक्षण कराएं, ये उचित नहीं है। तो इस कारण सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत एक ही विधि के माध्यम से पूरी क्लास को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा के साथ साथ जो मंद बुद्धि या जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है उनका भी ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये उनकी दृष्टि से अनुपयोगी है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है इसमें व्यक्तिगत भेदों की अवहेलना। तो मैं इस पॉइंट्स को ये दिस इज 7 पॉइंट्स एंड नाउ दिस इज 8 पॉइंट। इसमें व्यक्तिगत भेदों की अवहेलना। तो इसके अंदर व्यक्तिगत भेद वही है जो अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किए थे। तो व्यक्तिगत भेद यानी प्रत्येक बालक की अपनी रुचि, उसकी आदतें, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं वहाँ एग्जिस्ट करने के कारण क्लास के अंदर एक ही तरीके से जो शिक्षण कराया जाता है तो उससे व्यक्तिगत जो भेद है शिक्षक उसकी अवहेलना करता है। तो इस प्रकार ये सारे जो दोष हैं वो हमारे सामूहिक संप्रेषण के हैं, जिसमें सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत हम विशाल जनता के समूह को संप्रेषित करते हैं या क्लासरूम के अंदर जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है तो वह भी सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। इसलिए उसी के आधार पर हमने कुछ बिंदुओं के अंदर सामूहिक संप्रेषण के दोष को डिस्कस करने का प्रयास किया है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि सामूहिक संप्रेषण के दोषों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का आपको आंसर करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका पालन कीजिए। वैक्सीन के लिए और कोविड-19 के जो अभी जो संक्रमण फैल रहा है उसके प्रति लोगों को अवेयर कीजिए। उसके लिए आप अपने सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।